कौन दिया है? खड़ा हो, ये तो आगे से सेकंड ये खड़ा हो, ये खड़ा, यही गाली दिया आपको? काय गाली दिया? हाय, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, आपको गाली दिया है? ठीक है, इसका कहना है गाली नहीं दिए हैं। हाँ हाँ, हाँ, काहे गाली दिए? हाँ, पता नहीं आप लोग क्या करने आते हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। नहीं नहीं, गाली काहे देगा? गाली काहे देगा? कोई किसी को गाली काहे देगा? सही सही बताइए, गाली दिया है? आप लोग बोलिए तो, सही सही बोलिए, झूठ मत। अच्छा ठीक है, वो हल्ला कर रहा था, गाली दिया है हाँ या ना? गाली नहीं दिया? ये सब तो सब बोल रहा है गाली नहीं दिया है वो। हाँ, नहीं वो बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आसपास का भी लोग कहाँ बोल रहा है? पता नहीं आप लोग क्या करने आते हैं। क्या? गाली गलौज करने ही आते हैं क्लास? क्लास क्या करने आते हैं? गाली गलौज ही करने आते हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा करने ही आते हैं क्लास? यानी अभी गए हैं तो पता चला है 5 से 7 बैच का लड़का सब जो है स्टाफ से जाकर के उलझ गया, स्टाफ सबका कॉलर उलर पकड़ लिया। यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है कि पता नहीं क्या करने आता है? 5 से 7 बैच का लड़का सब, उसका तो हम अगले क्लास में इलाज कर देंगे, भगा देंगे, सीधा सा बात है। भागिए यहां से, जाइए जहां पढ़ना है दूसरे जगह पढ़िए। पता नहीं एकदम निर्लज पतीत सब है। देखिए एक बात बताइए, आप लोग लाइन में खड़ा नहीं रहिएगा, जिधर से बोलेगा उधर से आप आइएगा नहीं, आप अपने मन मुताबिक कीजिएगा। कोई 5-10 विद्यार्थी तो है नहीं कि जैसे कीजिएगा वैसे हो जाएगा, हजारों की संख्या में विद्यार्थी है। फिर कुछ भी होता है, किसी को चोट लग जाता है तो आकर के कहते हैं हमको चोट लग गया, फलना हो गया, चिलना हो गया, ढेकना हो गया। और लोगों को रखे हैं आपको संभालने के लिए, तो आप लोग क्या हुआ? क्या? हाँ ठीक है, टूट गया, टूटने दीजिए ना, ठीक है। पता नहीं आप लोग क्या करने आते हैं, हमको तो समझ से परे है आप लोग का। इधर उधर करना है जाइए ना, दूसरे जगह जाइए, अपना कीजिए, मना मना ही थोड़े है जी। एकदम रंगदारी करने आता है, बड़का बड़का रंगदार तो जेल में सड़ रहा है। तुम लोग पता नहीं कौन खेत का मूली है। एक तो अपना क्षमता न है, अपना औकात न है, दूसरे का नाम लेकर के डराता धमकाता है। अपना क्षमता अपना औकात बनाएगा सो नहीं होता है। वो सबको पहचानवा दीजिएगा, हमको अगले क्लास से संस्थाने से बाहर कर देंगे, सबका आई कार्ड जब्त कर लेंगे, संस्थान से बाहर भागो यहां से। पता नहीं पढ़ने का लक्षण ही न है आप लोग में, एक के कारण जो है सब। उस बैच में बताइए 5 से 7 बैच में एक लड़का बदमाशी किया, एक चैप्टर खत्म कर दिए, सीधा उड़ा दिए चैप्टर, तब पर भी नहीं सुधर रहा है। कम से कम सोचे कि एक चैप्टर कम से कम बढ़िया से नहीं पढ़ाएंगे तो कम से कम एहसास होगा कि अगर गलती करेंगे तो फिर
सर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कोई एहसास नहीं, एकदम निर्लज, पतित, बेहया, निकम्मा, कुत्ता का दुम, समझ गए, कुत्ता का पूछ हो गया है एकदम। उसको क्या कहिएगा, क्या कहिएगा बताइए ना, क्या कहिएगा? यही हाल बना रहा तो फिर पता नहीं अब। क्या करें? एक तो पहले ये से जाकर के बैठे तो पता चला कि सब हल्ला कर रहा था, वो सबको जब चले गया तब हमको पता चला है। क्या अब आप लोग को हम बोले, पूरा का पूरा दिमागे कचरा कर देते हैं। चलिए, आप लोग में भी ये चैप्टर खत्म, ठीक है? अगला चैप्टर हेडिंग मारिए। अब नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन अभी चैप्टर खत्म। ऐसे गाली गलौज करते रहिए। चलिए आगे हेडिंग मारिए। अगला चैप्टर क्या है बताइए तो जी, अगला चैप्टर क्या है? बैठिए, अब बैठिए, बैठिए, करते रहिए गाली गलौज। दीजिए, अगला चैप्टर क्या है जी? कृषि और, चलिए अगला चैप्टर हेडिंग मारिए, भारत की कृषि और पशुपालन। काहे पढ़ेंगे? नहीं ना पढ़ाएंगे। कीजिए अब बदमाशी, जिस रोज बदमाशी किए वो चैप्टर पार, करते रहिए बदमाशी। अब शांत रहिए, शांत रहिए। अब जो बोल दिए, या तो आज पढ़ाएंगे नहीं या अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, दो में से एक। हानि तो झेलना पड़ेगा आपको, हानि तो झेलना पड़ेगा, दो में से एक काम। हाँ, नहीं पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो जाइए, बदमाशियों कीजिएगा, इधरों उधर कीजिएगा, बढ़िया से पढ़वो कीजिएगा। है भारत की कृषि और पशुपालन, शांत होकर के पढ़िए। अब भारत की कृषि और पशुपालन, देखिए ध्यान दीजिएगा। कृषि, आप लोग आपस में भाईचारा बना करके नहीं रखिएगा तो कैसे होगा? आपस में गाली गलौज कीजिएगा, आप उसके मां को गाली दीजिएगा, उसके बहन को गाली दीजिएगा, वो आपके मां को गाली देगा। ये सब कहां तक? कौन अच्छा विद्यार्थी का ये सब साइन है? चलिए, हमको तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग करते रहिए, बदमाशी कीजिएगा, हम चैप्टर एक खत्म कर देंगे। नहीं पढ़ाएंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे वो चैप्टर, अब पढ़ेबे नहीं करेंगे, समझ गए? ऐसे थोड़े मानिएगा। अपने एक आध को चैप्टर उड़ेगा तो अपने समझ में आएगा क्या जी? अपने समझ में आएगा। पढ़िए अब भारत का कृषि और पशुपालन। देखिए ध्यान दीजिएगा, कृषि और पशुपालन की अगर बात की जाए तो इसमें गेहूं चावल सब के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, गाय भैंस सब के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, गेहूं चावल गाय सब, गाय भैंस सब के विषय में जो है हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, जैसे कि आपने ये बात पढ़ा है कि भारत में मौसम या ऋतु चार प्रकार का होता है। एक आपको ग्रीष्म ऋतु होता है, दूसरा वर्षा ऋतु होता है, तीसरा शरद ऋतु होता है, चौथा आपको शीत ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है। ये जो
मौसम होते हैं, मौसम के आधार पर भारत में 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। मौसम के आधार पर भारत में 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। और मौसम के आधार पर भारत में जो 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, एक आपको खरीफ होता है, एक आपको रबी होता है और एक आपको जायद होता है। खरीफ, रबी और जायद होता है। देखिए, आप विशेष तौर पर जो खरीफ, रबी, जायद है, आप जब क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, कौन रबी फसल है, कौन जायद फसल है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो विशेष तौर पर इसके उदाहरण को याद रखना है, कौन रबी फसल है, कौन जायद फसल है और कौन जो है खरीफ फसल है, कौन खरीफ फसल है। देखिए, आपको जहां तक बात कृषि की है, तो जो कृषि है, कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि जो है आपको राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची, आपने इंडियन पॉलिटी को पढ़ा है, समझ गए, आपने इंडियन पॉलिटी को पढ़ा है। जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी में हमने आपको बताया है कि काम करने वाले जो विषय है, काम करने वाले विषय को 3 भागों में बांटा गया है। एगो संघ सूची, एगो राज्य सूची और एगो समवर्ती सूची। कुछ विषय को संघ सूची में शामिल किया गया है, कुछ विषय को राज्य सूची में और कुछ विषय को समवर्ती सूची में, कुछ विषय को समवर्ती सूची में। अब इसमें जो कृषि है ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए कृषि पर कानून जो है आपको राज्य सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है। और जो कृषि है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है, रेलवे का, एसएससी का, दोनों परीक्षा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा मानसून का जुआ भारतीय कृषि को कहा जाता है। भारतीय कृषि को कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है, अगर भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है, तो इस स्थिति में जो है भारत में कृषि उत्पादन अच्छा खासा होता है, फसल उत्पादन अच्छा खासा होता है। और अगर भारत में वर्षा अच्छी खासी नहीं होती है तो फसलों का उत्पादन भारतवर्ष में अच्छा खासा नहीं होता है। यही कारण है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब हमने जो आपको बताया है कि भारतवर्ष के भीतर पूरे एक साल में जो तमाम प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, कपास हो गया, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज हो गया, ये जो तमाम फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन तमाम फसलों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। अब रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, जायद फसल क्या है, रबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। नीचे से कुछ पॉइंट आप लिखिए और देखिए, ध्यान दीजिएगा, उस चैप्टर में, जो चैप्टर हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, उसमें 2 से 3 पेज छोड़ करके आप आगे बढ़िएगा। 2 से 3 पेज छोड़ करके आप आगे बढ़िएगा। 2 से 3 पेज छोड़ करके आगे बढ़िएगा। बड़ी दुख होता है, समझे, क्या बताएं हम आपको। पता नहीं आप लोग क्या सीख करके आए हैं गांव घर से। हम भी तो गांव घर से आए जी, कहां मेरा किसी के साथ कुछ होता है, बताइए ना। स्टूडेंट लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कहां एक भी झगड़ा हम किसी के साथ नहीं करते थे। जहां पर बैठने के लिए जगह मिलता था वहां पर बैठते थे। अरे कहीं पर भी बैठेंगे, काहे के लिए एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे भाई।
बेवजह का एक तो पूरा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं भाई। छोड़ दीजिएगा 2-3 पेज, बाद में पढ़ा देंगे। मन होगा पढ़ाएंगे, नहीं मन होगा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा 2-3 पेज, बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। कि अब ये पढ़ा दें? अभी तो नहीं पढ़ाएंगे, लिखिए, बाद में पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे बाद में। लिखिए। अब मूड खराब हो गया, बहुत मूड खराब हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए छोटा, ये कौन बड़ा बात है? बैठने वाला बात कौन बड़ा बात है? आप हमको बताइए ना। कोई आगे में बैठा, कोई पीछे में बैठा, इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात ना है, समझे भाई। लिखिए, भारत की कृषि लिखिए। कृषि, कृषि कृषि राजसूची का विषय है। कृषि राजसूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखिएगा। भारतीय कृषि को मानसून की जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून की जुआ कहा जाता है क्योंकि अगर मानसून ठीक ठाक रहती है, अगर मानसून ठीक ठाक रहती है तो भारत में फसल का उत्पादन, अगर मानसून ठीक ठाक रहती है तो भारत में फसल का उत्पादन ठीक ठाक होता है। तो भारत में फसल का उत्पादन ठीक ठाक होता है, तो भारत में फसल का उत्पादन ठीक ठाक होता है। अच्छा रुक जाते हैं। ठीक ठाक होता है, भारत में फसल का उत्पादन ठीक ठाक होता है। अगर मानसून, हाँ उसी में, अगर मानसून ठीक नहीं होता है, तो फिर भारत में फसलों का उत्पादन, अच्छा खासा नहीं होता है, अच्छा खासा नहीं होता है। अच्छा खासा नहीं होता है, अच्छा खासा नहीं होता है, अच्छा खासा नहीं होता है, फुल स्टॉप। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर एक बात समझिएगा और, कि क्या बताना चाह रहे थे हम। बात बताना चाह रहे थे, दिमाग से उतर गया। लोग दिमाग सही रहने दीजिएगा तभी ना बढ़िया से पढ़ाएंगे हो, दिमागे ने सही रहने देते हैं। क्या बताना चाह रहे थे, बड़ी बढ़िया बात बताना चाह रहे थे लेकिन भूल गए, दिमागे से उतर गया। अच्छा आएगा तो फिर बता देंगे। अब एक बात जो है
आप ये जानिए कि जैसे एक चीज आपसे पूछा जाता है, हां, एक चीज आपसे पूछा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में लोगों को मिलता है? भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि में मिलता है। समझ गए? जानते हैं भारत की कुल आबादी का 50% से अधिक आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। जैसे मान लिया जाए आज के डेट में आप पढ़ते लिखते हैं, अगर मन लगा करके अच्छे से पढ़िएगा, एक अच्छे बच्चे की तरह, एक संस्कारी बच्चे की तरह मन लगा करके पढ़िएगा, तो फिर हो सकता है आपको नौकरी हो जाए। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं पढ़िएगा, एक दूसरे के साथ गाली गलौज कीजिएगा, तो हो सकता है आपको कुछ ना हो। और जब आपको कुछ ना होगा, जिसको कुछ नहीं होता है वो किसान होता है। समझिए, जिसको कुछ नहीं होता वो किसान होता है। यही कंसेप्ट है। तो भारत के भीतर रोजगार सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में लोगों को मिला हुआ है तो वह कृषि का क्षेत्र है। अब देखिए, एक बात आपसे पूछा जाता है, एक बात आपसे यह पूछा जाता है, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? एक बात आपसे यह पूछा जाता है कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? एक बात आपसे पूछा जाता है, विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, इसका क्या मतलब होता है? और विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक तो प्रश्न का उत्तर सुनिए, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। क्या है? चावल। और विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है। विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? भारत के लोग ज्यादातर चावल खाते हैं। भारत के लोग जो है ज्यादातर चावल खाते हैं, और विश्व के अधिकतर लोग गेहूं खाते हैं। गेहूं खाते हैं मतलब गेहूं का आटा खाते हैं, गेहूं से बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट को खाते हैं। आटा का रोटी बना करके खाते हैं, पूरी बना करके खाते हैं, या जो अन्य उससे बन सकता है। जैसे कि आपको दूध है, तो दूध से जो है कई सारा चीज बन सकता है। दूध से जो है आपको मिठाई बन सकता है, दूध से जो है आपको पनीर बन सकता है, तथा दूध से दही बन सकता है। हर चीज हम लोग खाते हैं। उसी प्रकार से गेहूं के आटा से जो है कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे पाव रोटी हो गया, पाव रोटी सब में भी जो है गेहूं का प्रयोग होता है। फिर जो है बिस्किट सब में भी गेहूं का प्रयोग होता है। तो हम लोग ये सब चीज खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, निश्चित तौर पर खाते हैं। समझ गए? तो अब नीचे से लिखिएगा एक पॉइंट, नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। भारत में अधिकतर लोग रोजगार के लिए, भारत में अधिकतर लोग रोजगार के लिए भारत में अधिकतर लोग रोजगार के लिए भारत में अधिकतर लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। भारत में अधिकतर लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। भारत में अधिकतर लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। भारत में अधिकतर लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। भारत में अधिकतर लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। तो वहीं भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो वहीं भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। चलिए, अब नीचे से लिखिएगा, मौसम के आधार पर नीचे से मौसम के आधार पर
मौसम के आधार पर भारतीय फसलों का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर भारतीय फसलों का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर भारतीय फसलों का वर्गीकरण, भारतीय फसलों का वर्गीकरण तीन भागों में, तीन भागों में किया गया है, तीन भागों में किया गया है। एक नंबर में रबी फसल, एक नंबर में रबी फसल, रबी फसल। देखिए सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। रबी फसल किसे कहा जाता है इसको आप समझिएगा। देखिए आपको जो है वैसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए, वैसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाए, मार्च अप्रैल में काट ली जाए, मार्च अप्रैल में काट ली जाए, उसी को रबी फसल कहते हैं, उसी को रबी फसल कहते हैं। आप अक्टूबर नवंबर के माह को देखिए तो जो अक्टूबर नवंबर का माह होता है वो शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु आता है और शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है। तो देखिए रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके जो प्रमुख उदाहरण है, इसके प्रमुख उदाहरण है गेहूं, गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, आलू, ये सभी जो है आपको रबी फसल के प्रमुख उदाहरण है, ये सभी रबी फसल के प्रमुख उदाहरण है। देखिए जहां तक मक्का का सवाल है ना, मक्का को जो बोल रहे हैं ना, मक्का एक ऐसा फसल है, एक तो मक्का खरीफ में आता है और दूसरी बात मक्का एक ऐसा फसल है जो पूरे साल उगाया जा सकता है, पूरे साल। मक्का को आप जब चाहे तब उगा सकते हैं, जब चाहे तब। रबी के मौसम में उगाना है रबी के मौसम में उगाइए, खरीफ के मौसम में उगाना है खरीफ के मौसम में उगाइए। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, समझ गए, एक बात आप याद रखिएगा, अगर बात हम लोग मक्का की करें तो मक्का खरीफ फसल में आता है, मक्का रबी में नहीं आता है। मक्का रबी के मौसम में भी उगाया जा सकता है, लेकिन मक्का जो है खरीफ में आता है। किस में आता है? खरीफ में। और मक्का के विषय में एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा फसल है जो वर्ष में किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, जो वर्ष में कभी भी किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। क्या हो जाएगा उत्तर? मक्का। क्या हो जाएगा उत्तर? मक्का हो जाएगा। मक्का को कभी भी किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मक्का मुख्य तौर पर आता है किस में? खरीफ में। किस में आता है? खरीफ में आता है। अब समझिएगा आप इस बात को। तो ये रबी फसल के उदाहरण हो गए। इसके बाद जो है रबी के बाद अगला होता है आपको खरीफ। खरीफ, अगर खरीफ फसल की हम लोग बात करें तो वैसा फसल जो जून जुलाई में बोया जाए, जून जुलाई में बोया जाए और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाए, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाए, वैसा फसल जो जून जुलाई में बोया जाए और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाए, उसी को खरीफ फसल कहते हैं। अब खरीफ फसल के जो प्रमुख उदाहरण है, खरीफ फसल के प्रमुख उदाहरण है आपको धान, धान, मक्का, कपास, कपास, मूंगफली, मूंगफली, हाँ सोयाबीन भी, बाजरा भी इत्यादि। ये सभी जो है आपको खरीफ फसल के उदाहरण है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि जो है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, फिर इधर जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर,
तो बीच में देखिएगा अप्रैल मई जून का माह है, अप्रैल मई जून का माह है। तो अब देखिएगा रबी फसल और खरीफ फसल, रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में, रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो फसल बोया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। अगर बात जायद फसल की जाए तो जो जायद फसल है ये ऐसा फसल होता है जिसे आपको अप्रैल मई में बोया जाता है, अप्रैल मई में बोया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है, मई जून में काट लिया जाता है। इसी को जायद फसल कहते हैं। जायद फसल के प्रमुख उदाहरण है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और कुछ सब्जी भी, समझे, कुछ सब्जी भी, सामान्य तौर पर सब्जी भी जायद फसल के ही जो है आपको उदाहरण होते हैं, जायद फसल के ही उदाहरण होते हैं। तो मुख्य तौर पर कौन रबी फसल है, कौन खरीफ फसल है, कौन जायद फसल है, कौन कब बोया जाता है और कौन कब काटा जाता है, सब संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हर संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है तो चीजों को आप हर संदर्भ में याद रखेंगे। अब नीचे से आपने जो लिखा है रबी फसल डैश देकर लिखिए। वैसा फसल, वैसा फसल, वैसा फसल जो वैसा फसल जो वैसा फसल जो जो वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए, अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाए, और मार्च अप्रैल में काट ली जाए, मार्च अप्रैल में काट ली जाए, रबी फसल कहलाती है। रबी फसल कहलाती है। इसके प्रमुख उदाहरण, इसके प्रमुख उदाहरण गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू इत्यादि है। इसके प्रमुख उदाहरण गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू इत्यादि है। इसके प्रमुख उदाहरण गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू इत्यादि है। इसके प्रमुख उदाहरण गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू इत्यादि है। इसके प्रमुख उदाहरण गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू इत्यादि है। आगे खरीफ फसल लिखिएगा, खरीफ फसल डैश दे करके। वैसा फसल, वैसा फसल जो जून जुलाई में बोई जाए, वैसा फसल जो जून जुलाई में बोई जाए तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए। जून जुलाई में बोई जाए तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाए। खरीफ फसल कहलाती है। इसके प्रमुख उदाहरण धान, धान, मक्का, धान, मक्का, कपास, धान, मक्का, कपास, धान, मक्का, कपास, मूंगफली, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, सोयाबीन, सोयाबीन कोमा ज्वार, बाजरा, सोयाबीन कोमा ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है।
अब जायद फसल, जायद फसल, जायद फसल डैश दे करके, वैसी फसल, वैसी फसल जो रबी फसल और, वैसी फसल जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में बोई जाए। वैसी फसल जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में बोई जाए, जायद फसल कहलाती है, जायद फसल कहलाती है। जायद फसल कहलाती है, जायद फसल कहलाती है, जायद फसल कहलाती है, फुल स्टॉप, जायद फसल कहलाती है फुल स्टॉप। अथवा, अथवा, अथवा वैसी फसल, अथवा वैसी फसल, वैसी फसल जो, वैसी फसल जो, जो वैसी फसल जो, वैसी फसल जो अप्रैल मई में बोई जाए, अप्रैल मई में बोई जाए। मई जून में काट ली जाए, मई जून में काट ली जाए। जायद फसल कहलाती है, जायद फसल कहलाती है, जायद फसल कहलाती है। इसके प्रमुख उदाहरण, इसके प्रमुख उदाहरण खीरा, ककड़ी, इसके प्रमुख उदाहरण खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। इसके प्रमुख उदाहरण खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज इत्यादि है। इसके प्रमुख उदाहरण खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है। अब सुनिए, समझिएगा आप कुछ चीजों को। देखिए, भारत, आज के भारत को जब आप देखेंगे, आज का जो भारत है ना, आज के भारत में पूरे विश्व में अपना भारत आज के वर्तमान परिस्थिति में गेहूं और चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में। लेकिन क्या हमेशा से ऐसे था? हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से ऐसा नहीं था। बस ज्यादा वर्ष आपको पीछे नहीं जाना है, आप मुश्किल से जो है चले जाइए 75 वर्ष पहले, मुश्किल से 75 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले मतलब आजादी के समय, मतलब 1947-48 के समय, 1947-48 के समय जब आप आजादी के समय के स्थिति के विषय में जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उस समय के भारत, उस समय के भारत, उस समय के भारत में भारत गेहूं और चावल के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहा करता था। जब दूसरा देश जैसे अमेरिका और रसिया जैसे देश भारत को गेहूं और चावल देता था ना, तब भारत खाता था, नहीं तो भारत के लोग भूखे रहते थे। आप याद कीजिए 1965 के ईस्वी को, और 1965 ईस्वी में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। और उस समय
खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी अर्थात उस समय जो है गेहूं चावल की कमी हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सबसे पहले वे एक दिन तक भूखे रह के देखे और उन्हें लगा कि एक दिन भूखे रहने से कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। फिर उन्होंने अपने परिवार, पूरे परिवार के सदस्यों को एक दिन तक भूखे रखा, देखा कि कुछ नहीं हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री उस खाद्य संकट की स्थिति में देश के लोगों से यह आग्रह किया कि आप सप्ताह में कम से कम एक दिन भूखे रहिए, आप सप्ताह में कम से कम एक दिन भूखे रहिए। और लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर देश के लोग उस समय एक दिन भूखे रहे थे। तो आप 1947 से लेकर 1965 तक की स्थिति का अवलोकन करेंगे ना, तो आप यह पाएंगे, आप यह देखेंगे कि भारत गेहूं चावल के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहता था। दूसरा देश अगर गेहूं चावल देता था तब हम लोग खाते थे, नहीं तो भूखे रहना पड़ता था। और उस समय 1947 से 1965 के बीच में, 1947 से 1964 तक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बैठक, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में भाग लेने के लिए गए हुए थे। पंडित नेहरू जब यूएनओ की बैठक में भाग लेने के लिए गए हुए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पंडित नेहरू का मजाक उड़ाया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पंडित नेहरू का मजाक यह कहकर उड़ाया कि तो भूखा देश का प्रधानमंत्री है। पंडित नेहरू को कहा, इसको तो हम गेहूं देते हैं तब ही खाता है, नहीं तो इसको तो भूखा रहना पड़ेगा। पंडित नेहरू को यह बात काफी अंदर तक चुभा। पंडित नेहरू को लगा कि नहीं, इतना बड़ा अपमान नहीं सहने योग्य है। और फिर पंडित नेहरू वापस भारत लौटे, भारत के कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक की और भारत के कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक करके पंडित नेहरू ने कृषि वैज्ञानिकों को कहा, कुछ भी कीजिए लेकिन भारत को खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल, भारत को खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। और कृषि वैज्ञानिकों को खुली छूट दे दी गई, आपको जितना खर्च करना है एक्सपेरिमेंट करने में, रिसर्च करने में, आप कीजिए एक्सपेरिमेंट, लेकिन भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाइए। और फिर भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय का भी गठन किया गया। उत्तराखंड के पंतनगर में, उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और इस कृषि विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों ने आधुनिक अनुसंधान के जरिए भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया। भारत में हरित क्रांति का जो जन्म स्थली माना जाता है, भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थली गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। उस विश्वविद्यालय के कारण ही भारत में हरित क्रांति आ पाई। और भारत में हरित क्रांति आने से पहले हरित क्रांति का सूत्रपात वैश्विक स्तर पर हो चुका था। जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति यानी अंग्रेजी में ग्रीन रिवॉल्यूशन,
अगर बात हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जाए तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉट नामक विद्वान ने किया था। विलियम गॉट नामक विद्वान ने किया था। और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति का सूत्रपात किया। इसको लेकर ही नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में एक पुरस्कार चलाया गया है, जिसे बोरलॉग पुरस्कार कहा जाता है। और जो बोरलॉग पुरस्कार है वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में बोरलॉग पुरस्कार का भी नाम जो है आपको आता है। जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति का सूत्रपात किया, उसी प्रकार से अगर भारतीय स्तर पर देखा जाए तो भारतीय स्तर पर हरित क्रांति का जो सूत्रपात किया है वह आपको एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। और जब भारत में हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति आने के बाद ही भारत खाद्यान्न के उत्पादन में अर्थात गेहूं चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब हरित क्रांति ने ऐसा क्या किया कि भारत खाद्यान्न के उत्पादन में अर्थात गेहूं चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। देखिए हरित क्रांति के अंतर्गत क्या किया जाता था। हरित क्रांति के अंतर्गत जो फसल लगाया जाता था हाइब्रिड बीज लगाया जाता था। और जो हाइब्रिड बीज होता था वह देसी बीज के तुलना में ज्यादा उत्पादित होता था। जैसे देसी बीज अगर पर कट्ठा 10 किलो उपज रहा है तो हाइब्रिड बीज पर कट्ठा 40 से 50 किलो उपजता था। तो हरित क्रांति के अंतर्गत जो है हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया जाता था। अच्छी सिंचाई सुविधा दी जाती थी, समय समय पर पानी दिया जाता था अर्थात अच्छी सिंचाई, तथा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता था। रासायनिक उर्वरक खाद सब का प्रयोग किया जाता था, पोटाश सब का, यूरिया सब का प्रयोग किया जाता था। इनके प्रयोगों से गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि हुई और फिर भारत धीरे धीरे खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। और आज के डेट में पूरे विश्व में गेहूं और चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। और आज के डेट में भारत जो है गेहूं और चावल दूसरे देश को देता है। आज के डेट में भारत गेहूं और चावल दूसरे देश को निर्यात करता है, दूसरे देश को देता है। आज के डेट में विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गेहूं और चावल के लिए भारत के ऊपर निर्भर रहता है। यानी अगर काम किया जाए तो कुछ भी पॉसिबल है, समझिए कुछ भी जो है आपको पॉसिबल है, ना किया जाए तो हर चीज इम्पॉसिबल ही है, समझ गए। तो जैसे आपके पड़ोसी, आपके संबंधी ताना मारते हैं तो उस ताना को आप पॉजिटिव वे में लीजिए। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने पंडित नेहरू को ताना मारा तो पंडित नेहरू ने उसको पॉजिटिव वे में लिया और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन पंडित नेहरू ने कर दिया, समझ गए। तो ये चीज है। और अगर बात हरित क्रांति की जाए तो हरित क्रांति भारत में लाए जाने का सूत्रपात तो पंडित नेहरू के समय ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन भारत में जो हरित क्रांति आई है 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति आई है। क्लियर है। तो अब यहां तक कुछ चीजों को आप लिखिए, फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लिखिएगा भारत, नीचे से लिखिएगा भारत आजादी के समय, भारत आजादी के समय खाद्यान्न के उत्पादन में
खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, आत्मनिर्भर नहीं था, आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन 1966-67 ईस्वी में लेकिन 1966-67 ईस्वी में जब भारत में लेकिन 1966-67 ईस्वी में जब भारत में हरित क्रांति आई तो फिर भारत खाद्यान्न के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो गया। फुल स्टॉप। वर्तमान समय में भारत गेहूं और चावल के उत्पादन में गेहूं और चावल के उत्पादन में वर्तमान समय में भारत गेहूं और चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखिए एक बात और जानिए, हरित क्रांति के लिए जानते हैं, हरित क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो हरित क्रांति के लिए जो है एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है, HYVP। HYVP शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, HYVP। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, समझ गए, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, ठीक है, लिखिएगा, हम लिखा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। हरित क्रांति हेडिंग मारे हैं, लिखिएगा नीचे से। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉट नामक विद्वान ने किया था। विलियम गॉट नामक विद्वान ने किया
फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाने का श्रेय वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग को जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग को जाता है। फुल स्टॉप। ये अमेरिका के रहने वाले थे, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। वहीं भारत में, वहीं भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को जाता है। एमएस स्वामीनाथन को जाता है। एमएस स्वामीनाथन को जाता है। फुल स्टॉप। एमएस स्वामीनाथन को जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, नीचे सब स्टार मार के लिखिएगा। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। बोरलाग पुरस्कार, बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। उत्तराखंड के पंतनगर में, उत्तराखंड के पंतनगर में, उत्तराखंड के पंतनगर में, उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, पंत कृषि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का गठन बफरिंग होने लगा है। इंटरनेट भी बड़ी धोखेबाज चीज है। इंटरनेट, ठीक है जी। हाँ, कहां से छूटा है? नहीं छूटा है, देख लीजिए तो। देख लिए थे ऑनलाइन वाले लोग, बफरिंग होने लगा था। नहीं छूटने देंगे, चिंता मत कीजिए आप। चल रहा है ना जी, लिखा है ना जी। चलिए
फिर से इस लाइन को लिखाते हैं। हटाइए तो है हीरो, हटाइए हाथ हटाइए। उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का गठन। उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का गठन गठन 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में हुआ। 1960 ईस्वी में हुआ छूटा नहीं ना है जी, है हुआ, फुल स्टॉप। इस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जन्मस्थली इस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जन्मस्थली इस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जन्मस्थली माना जाता है। हरित क्रांति का जन्मस्थली माना जाता है, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, हरित क्रांति के अंतर्गत हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च किस्म के बीज लगाए जाते थे। उच्च किस्म के बीज लगाए जाते थे, कौमा फसलों को समय समय पर पानी दिया जाता था। फसलों को समय समय पर पानी दिया जाता था तथा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता था जिससे फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अब सुनिएगा आगे, देखिए हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट होता है, दोनों प्रभाव होता है। देखिए जब हरित क्रांति आई ना, तो हरित क्रांति के आने से जहां गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं मोटे अनाज ज्वार बाजरा जैसे फसलों के उत्पादन में कमी हुई। जहां हरित क्रांति ने गेहूं और चावल के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि किया, तो वहीं हरित क्रांति ने मोटे अनाज के उत्पादन में कमी किया। मोटे अनाज के उत्पादन में क्या किया? कमी किया। और हरित क्रांति का जो सर्वप्रथम प्रभाव देखने को मिलता है, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव आपको देखने को मिलता है कहां? तो प्रभाव देखने को मिलता है आपको यहां पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में जो है हरित क्रांति का सबसे पहले प्रभाव देखने को मिलता है। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हरित क्रांति ने जहां एक तरफ हरित क्रांति ने जहां एक तरफ गेहूं और चावल के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि की, हरित क्रांति ने जहां एक तरफ गेहूं और चावल के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि की, तो वहीं मोटे अनाज के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। तो वहीं मोटे अनाज के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। तो वहीं मोटे अनाज के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति आने से गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिला। हरित क्रांति आने से गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हरित क्रांति को नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति को HYVP, हरित क्रांति को HYVP अर्थात हाई यील्डिंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अर्थात हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम भी कहा जाता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम भी कहा जाता है। आपके बैच में क्या चल रहा है? आपके बैच में केमिस्ट्री चल रहा है।
शाम में 7 से केमिस्ट्री चल रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसे कोई भी छात्र जिनका केमिस्ट्री छूटा हुआ है, मान लिया जाए कोई दूसरा चैप्टर से पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर से पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर से पढ़ रहे हैं, वैसे सभी छात्र जिनका केमिस्ट्री छूटा हुआ है, केमिस्ट्री का नया बैच सुबह में 10 से 12 में प्रारंभ हुआ है। 5 जून से प्रारंभ हुआ है, कल से प्रारंभ हुआ, बीता हुआ कल सोमवार से प्रारंभ हुआ है। तो कल तो हमको लगता है बहुत ज्यादा बताए नहीं होंगे, ऐसे हम लोग तो पहला क्लास में ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो कल बहुत ज्यादा आपको नहीं बताया गया होगा। न्यू मटेरियल के साथ जो है केमिस्ट्री सुबह 10 से 12 में प्रारंभ हुआ है। जिनका भी छूटा हुआ है, मान लीजिए किसी का 1 चैप्टर छूटा हुआ होगा, किसी का 2 चैप्टर, किसी का 3 चैप्टर, अगर ऐसा है तो आप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार MWF में बिट्टू सर का क्लास होता है। MWF में केमिस्ट्री का क्लास प्रारंभ हुआ है सुबह 10 से 12, और सुबह 10 से 12 केमिस्ट्री का नया बैच प्रारंभ हुआ है दूसरा बिल्डिंग में, न्यू बिल्डिंग में शुरू हुआ है। ठीक है, न्यू बिल्डिंग में शुरू हुआ है, और उसमें जो है ऊपर नीचे दोनों क्लासरूम तो काफी बड़ा है, तो ऊपर में जाकर के आराम से बैठ करके जो है आप आराम से क्लास कर लीजिए। वहां पे है नया बिल्डिंग, नहीं देखे हैं आप लोग? अरे महाराज एक रोज जाकर के नया बिल्डिंग सब लोग देख लीजिए, समझ गए, देख लीजिए। ठीक है, तो नया बिल्डिंग में जो है MWF में केमिस्ट्री शुरू हुआ है 5 जून से। जिन भी छात्र एवं छात्राओं का छूटा हुआ है उनको हम अलाउ कर रहे हैं, आप जाकर के वहां से बैकअप कर लीजिए। बाद बाकी आप अपना यहां कंटिन्यू पढ़ते रहिए, बैकअप कर लीजिए। ठीक है, हाय क्लियर? हाँ, आइए आइए याद करते हैं, हल्ला मत कीजिए। कृषि कौन सूची का विषय है जी? कृषि कौन सूची का विषय है? पदार्थ सूची का विषय है। एक बात बताइए, विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल, विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत का प्रमुख खाद्यान्न, रोजगार के लिए भारत के लोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र पर, मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के, कौन कौन? रबी, खरीफ और रबी कब बोई जाती है? कब बोई जाती है? कब काटी जाती है? कब काटी जाती है? रबी कब बोई जाती है? कब काटी जाती है? इसके प्रमुख उदाहरण, खरीफ कब बोई जाती है? खरीफ कब बोई जाती है? कब काटी जाती है? खरीफ का उदाहरण, जायद कब बोई जाती है? काटी कब जाती है? जायद के प्रमुख उदाहरण, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। खीरा, ककड़ी। चलिए, आपको जो है हरित क्रांति के लिए और कौन सा शब्द आता है? HYVP का फुल फॉर्म बोलिए। HYVP का फुल फॉर्म। चलिए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विलियम। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहां का रहने वाला था? कहां का रहने वाला था? अमेरिका। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहां है? उत्तराखंड के। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहां है? उत्तराखंड के। इसका गठन कब हुआ है? गठन कब हुआ है? हरित क्रांति का जन्मस्थली किस विश्वविद्यालय को माना जाता है? हरित क्रांति का जन्मस्थली, हरित क्रांति का जन्मस्थली। अच्छा, एक बात बताइएगा, हरित क्रांति के आने से गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई तो किसके उत्पादन में कमी हुई? किसके उत्पादन में? मोटे अनाज ना,
हरित क्रांति आने से सबसे ज्यादा किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? सबसे ज्यादा। अच्छा, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव कहां देखने को मिलता है? पंजाब हरियाणा और पश्चिमी। बात क्लियर है? इससे आगे अगले क्लास में सुनिए। रुकिए। देखिए एगो बात बताते, रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपका गोर पकड़ते हैं, लाइए गोर पकड़ लेते हैं हम। आपस में देखिए, एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और बताइए इधर उधर करते हैं, ये सही बात नहीं ना है? आगे से नहीं कीजिएगा, पक्का? आपस में भाईचारा के साथ रहिए, लड़िए झगड़िए मत, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।